हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स की प्रश्नावली 3 की एक्सरसाइज 3.1। पिछले वाले वीडियो तक हमने जो प्रश्नावली 3 जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना, उसके 2 वीडियो देख लिए हैं जिनमें हमने थ्योरी वाला पार्ट किया है। चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं, क्या बहुभुज होता है और चतुर्भुजों के जो गुण हैं वो हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम आज प्रश्नावली 3.1, जिसका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। यहाँ पर कुछ क्या दे रखी है, आकृतियाँ। इन आकृतियों को देखकर आपको नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आंसर लिखने हैं। तो प्रश्न दे रखा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ऊपर 8 आकृतियाँ दे रखी है, उन 8 आकृतियों का वर्गीकरण आपको नीचे ABCDE क्वेश्चन पूछे हैं, 5 क्वेश्चन पूछे हैं। तो इनके आधार पर आपको उन 8 आकृतियों का वर्गीकरण करना है कि कौन सा आकृति है वो किस में जाएगी, कौन सी आकृति किस में जाएगी। तो देखिए, हम अच्छे से समझेंगे इसको। पहले देखा है साधारण वक्र, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। साधारण वक्र होता क्या है आखिरकार। तो इसको हम यदि सिंपल वे में समझे तो साधारण वक्र ऐसा वक्र जिसको हम एक बार पेन रखने के बाद में बगैर उठाए यदि बना दें तो वो साधारण वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो साधारण वक्र। जैसे हमने एक एस बनाया, एस भी एक साधारण वक्र है। एस भी क्या है, एक साधारण वक्र। क्यों? क्योंकि हमने एक बार पेन को रखने के बाद में पूरा बनाया है। यदि हम रुक जाते हैं, यदि हम क्या कर जाते हैं, आकृति बनाते समय पेन को उठाने की आवश्यकता हो जाए, जैसे हम ए बनाएं, जैसे ए बना रहे हैं हम। ए बनाने के लिए हमने पेन को क्या किया, यहाँ पर उठा के फिर रख रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये साधारण वक्र नहीं होगा। आपको केवल एक बार में, जैसे मैं बना देता हूँ एम, जैसे मैंने एम बनाया तो एम क्या है, एक साधारण वक्र है क्योंकि मैंने बगैर पेन उठाए इसको बना दिया। तो जो आकृतियाँ बगैर पेन उठाए एक बार में ही बन जाती है वो तो साधारण वक्र होते हैं, और जो नहीं बनते वो नहीं होंगे। अब साधारण वक्र में एक और होता है कि साधारण वक्र में कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जैसे हम अक्ष बनाएं, अक्ष बनाने पर हमने क्रॉस कर दिया इसको, क्योंकि यहाँ पर है वो क्रॉस हो गया इनका। तो क्रॉस वाले भी साधारण वक्र नहीं होंगे, ये भी याद रखना। क्रॉस वाले भी साधारण वक्र नहीं होंगे। अब देखते हैं एक बार हम साधारण वक्र को समझें। तो पहला क्वेश्चन है साधारण वक्र। तो साधारण वक्र कौन कौन से होते हैं, हो गए देखिए। इसमें एक तो हो गया फर्स्ट नंबर, क्योंकि मैं इसको एक बार पेन रख के बना सकता हूँ। बना के देखें, एक बार पेन रखने के बाद में मैंने उठाया नहीं है, बगैर पेन उठाए इसको बना दिया। तो ये कौन सी आकृति हो गई, साधारण वक्र हो गया ये। इसको भी मैं बगैर पेन उठाए बना सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, साधारण वक्र हो जाएगा। लेकिन ये साधारण वक्र नहीं होगा क्योंकि एक बार अंदर वाला गोला बनाना होगा, फिर उठा के बाहर वाला गोला बनाना होगा। तो ये साधारण वक्र नहीं है। ये भी, ये देखिए यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं है। वैसे स्टार को हम एक बार में बना सकते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये भी साधारण वक्र नहीं होगा। पांचवी आकृति देखते हैं। तो पांचवी आकृति को भी मैं एक बार पेन बगैर पेन उठाए बना सकता हूँ मैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, साधारण वक्र हो जाएगा ये भी। इस छठवीं आकृति को भी बगैर पेन उठाए बना सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, साधारण वक्र हो जाएगा। फिर सातवीं आकृति है, उसको भी बगैर पेन उठाए बना सकते हैं आसानी से, तो ये भी साधारण वक्र हो गया। लेकिन जो आठवीं आकृति है वो ऊपर गोला अलग बनाना पड़ेगा, फिर पेन उठाया, फिर लाइन बनाई, फिर पेन उठा के फिर लाइन गोला बनाया, तो ये साधारण वक्र नहीं है। तो साधारण वक्र में कौन कौन सी हुई, एक नंबर, 2, फिर हो गया कौन सा, 5, 6 और 7। 1, 2, 5, 6, 7 कौन कौन सी आकृतियाँ हुई, 1, 2, 5, 6 और 7। ये साधारण वक्र है। अब बी पूछा है साधारण बंद वक्र। तो साधारण बंद वक्र, जो हमारे पास 8 आकृतियां हैं वो साधारण वक्र तो है ही है,
साथ में सभी की सभी आकृतियाँ बंद है। देखिए सभी आकृतियाँ, कोई आकृति खुली हुई नहीं है। जैसे ये एस खुली आकृति है, साधारण तो है लेकिन ये कैसा हुआ है, खुला वक्र है। ये हमारे पास कोई खुला हुआ नहीं है, ये भी खुला वक्र हो गया। जैसे ये खुला वक्र है, यहाँ से खुला हुआ है। तो हमारे पास जितने भी साधारण वक्र है वो सभी के सभी साधारण बंद वक्र भी है, इसलिए इसका भी आंसर सेम ही हो जाएगा 1, 2, 5, 6 और 7। आगे देखते हैं बहुभुज। तो बहुभुज के लिए डेफिनेशन हमने पढ़ी है ऊपर कि 3 या 3 से अधिक भुजाएं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाएगी, बहुभुज। तो इसमें एक तो पहली आकृति बनी हुई है बहुभुज, ये भी रेखाखंडों से बनी हुई है, ये भी रेखाखंडों से बनी हुई है। बस ये 3 आकृतियां हैं, कौन कौन सी, पहली, दूसरी और चौथी। तो ये बहुभुज है, पहली, दूसरी और चौथी, ये 3 आकृतियां हैं, वो क्या है, बहुभुज है। आगे देखते हैं उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज के लिए हमने क्या पढ़ा था कि इसके सभी कोने हैं वो बाहर होने चाहिए। सभी कोने कहाँ होंगे, इसके सभी कोने बाहर होंगे। तो देखते हैं इन आकृतियों में सभी कोने किसके बाहर हैं। उत्तल बहुभुज में सभी कोने बाहर होने चाहिए, इसमें सभी कोने बाहर है लेकिन ये वाला जो कोना है वो अंदर है। इसका मतलब ये क्या है, अवतल है। ये क्या है, अवतल बहुभुज है। कौन सा बहुभुज हुआ, अवतल। इसमें देखिए ये सभी कोने बाहर है, इधर बाहर जा रहा है, ये भी कोना बाहर है, ये भी कोना बाहर और ये भी कोना बाहर। इसका मतलब ये आकृति कौन सी हुई, उत्तल। ये कौन सी हो गई, उत्तल। ये भुजाओं से ये बहुभुज है नहीं। अब इसमें भी देखिए कुछ तो कोने बाहर है और कुछ कोने क्या है, अंदर, इसलिए ये कौन सी आकृति हो गई, अवतल हो गई। ये कौन सी हो गई, अवतल। ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है और कोई बहुभुज नहीं है। तो उत्तल तो हुई केवल सेकंड नंबर, उत्तल तो कौन सी हुई, केवल सेकंड नंबर। अवतल कौन कौन सी हो गई, पहली हो गई एक, तो एक हो गई आपके चौथी, पहली और चौथी। 1 नंबर और 4 नंबर जो आकृति है वो क्या है, अवतल बहुभुज है। तो ये हमने वर्गीकरण कर दिया है 5 आधार पर। पहले साधारण वक्र, फिर साधारण बंद वक्र, फिर बहुभुज, फिर उत्तल बहुभुज, फिर अवतल बहुभुज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पर आपको 8th का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। आगे देखिए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, समबहुभुज क्या है। समबहुभुज क्या है, तो ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है डेफिनेशन में। समबहुभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज, कैसा, ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर माप की हो, बराबर माप की हो। समबहुभुज क्या है, ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर माप की होनी चाहिए। चाहे 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाएं बराबर माप की होनी चाहिए, 4 भुजाएं हैं तो चारों भुजाएं बराबर माप की होनी चाहिए, 8 भुजाएं हैं तो 8 की 8 भुजाएं हैं वो बराबर माप की होनी चाहिए। तो परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर माप की हो समबहुभुज कहलाता है। आगे पूछा है एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें, पहला क्वेश्चन 3 भुजाएं, और हमें पता है 3 भुजाओं से क्या बनता है, त्रिभुज। लेकिन समबहुभुज का नाम पूछा है। यदि बहुभुज का नाम पूछता तो हम त्रिभुज लिख देते, लेकिन समबहुभुज का नाम पूछा है तो त्रिभुज में भी ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। आगे है 4 भुजाएं, तो 4 भुजाओं वाले समबहुभुज को या तो कहेंगे हम वर्ग, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, या फिर समचतुर्भुज, या फिर समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो 4 भुजाओं वाले समबहुभुज को या तो वर्ग कहेंगे या फिर समचतुर्भुज।
आगे है छह भुजाओं वाले समबहुभुज को क्या कहा जाता है? समषटभुज। क्या कहा जाता है? समषटभुज। समषटभुज। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 3.1। अब अच्छे से समझ में आ गई होगी ये प्रश्नावली 3.1। तो आगे हम चलते हैं प्रश्नावली 3.2 पर। प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ जहाँ आपके पास अक्ष लिखा हुआ है वहाँ से आपको अक्ष का मान निकालना है। तो अक्ष के मान के लिए सबसे पहले हमें 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए इन आकृतियों में। अब चाहे कैसी भी आकृति हो, आपको सबसे पहले 4 फॉर्मूले, मैंने 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले समबहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, ये फॉर्मूले काम आएंगे अभी। अंतःकोणों का योग का सूत्र क्या पढ़ा था हमने? n-2 गुणा 180। अंतःकोणों का योग का सूत्र क्या पढ़ा था? n-2 गुणा 180 डिग्री। फिर प्रत्येक अंतःकोण के लिए क्या पढ़ा था सूत्र? प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था n-2 गुणा 180 डिग्री और बटे में कितना आ जाएगा? n। ऊपर वाला ही फॉर्मूला रहेगा लेकिन प्रत्येक का नाम आते ही बटे में n लग जाएगा। फिर बाह्य कोणों का योग, समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग, और बाह्य कोणों का योग हमेशा फिक्स होता है, ये हमने पहले भी देख लिया है। कितना होता है? 360 डिग्री। कोई भी समबहुभुज हो या फिर बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का मान हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री। आगे देखें प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो प्रत्येक का नाम आते ही बटे में n लग जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटे n। तो ये हमें 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखिए सबसे पहले आकृति नंबर फर्स्ट, सभी बाह्य कोण दे रखे हैं 125 डिग्री, 125 डिग्री और अक्ष डिग्री। तो बाह्य कोण है सभी, तो बाह्य कोणों से ही कर लेंगे इसको। तो हम लिखेंगे बाह्य कोणों का योग, क्या लिखेंगे हम? बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। बहुभुज के बाह्य कोणों का, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री, जो कि फिक्स होता है, ये हमने पढ़ा है भी। बाह्य कोणों का योग कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आ रहा है 125 डिग्री, फिर प्लस में 125 डिग्री और फिर है अक्ष और बराबर में आ जाएगा 360 डिग्री। ये तीनों बाह्य कोण हो गए और बराबर में 360। 125 और 125 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250, प्लस में आ जाएगा अक्ष और बराबर 360 डिग्री। ये समीकरण बन गया है जो कि हमने प्रश्नावली 2 में किया था। यहाँ से आपको अक्ष का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? अक्ष का। तो अक्ष बराबर हो जाएगा 360 माइनस ये जो 250 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 250 माइनस का हो गया। अब अक्ष का मान निकालेंगे तो 360 में से 250 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो ये तो थी आकृति नंबर फर्स्ट, सभी बाह्य कोण दे रखे हैं। तो बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों को जोड़ के बराबर में लिख देंगे 360, फिर समीकरण हल करेंगे तो अक्ष का मान आ जाएगा 110 डिग्री। अब आगे देखें, आगे है आकृति नंबर सेकंड। ये भी बाह्य कोण है, 70 भी बाह्य कोण है। ये इस प्रकार की आकृति बनी होती है, वो याद रखना हमेशा कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। तो ये भी बाह्य कोण है, 60 भी बाह्य कोण है। इधर बाह्य कोण नहीं दे रखा है तो अंदर 90 डिग्री का कोण है, तो बाहर भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि रेखिक युग्म है दोनों। कौन से कोण है? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कोणों का योग हमेशा याद रखना 180 डिग्री होता है।
जो इस प्रकार के कोण बनते हैं, इस प्रकार इधर एक कोण और एक कोण इधर, तो ये दोनों कोण है 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों कौन से कोण होंगे? रेखिक युग्म। कौन से कोण होंगे? रेखिक युग्म। अब हम मान निकाले अक्ष का, तो हम लिखेंगे ये क्या है, कितनी भुजाओं से बना हुआ है? 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं से, तो पंचभुज लिखेंगे। पंचभुज के, वैसे चाहे कोई सा है बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है 360, तो लिखेंगे पंचभुज के बाह्य कोणों का योग। पंचभुज के बाह्य कोणों का योग, क्योंकि इसमें भी सभी बाह्य कोण दे रखे हैं, तो हम बाह्य कोण से करेंगे इसको भी। बराबर में आ गया 360 डिग्री। वैसे हम अंतः कोण, इनके सभी के अंतः कोण निकाल कर भी कर सकते हैं, सभी के अंतः कोण निकाल के भी हल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब पंचभुज के बाह्य कोणों का योग 360, कौन कौन से बाह्य कोण हैं? 90 डिग्री, प्लस में 70 डिग्री, प्लस में एक्स, प्लस में फिर 90 आ गया और फिर 60 आ गया। बराबर मिला के इन पाँचों का योग कितना होना चाहिए? 360। योग करें तो 90 और 70, 90 और 70 कितने हो गए? 160। 160 में हम 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250, और 250 में हम 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 310। योग करने पर आ गया 310। साथ में ये पहले से यहाँ पर कौन है? एक्स, और बराबर आ जाएगा 360। एक्स का मान निकालना है तो 360 उधर पहले से ही है, ये 310 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारा एक्स का आंसर कितना आ जाएगा? 360 में से 110 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो ये भी बाह्य कोण से हो गया। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों और 15 भुजाएं हों। अब हमारे जो फॉर्मूले हैं वो काम आएंगे यहाँ पर। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है, तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप, ये आंसर नंबर 1 है। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर सूत्र क्या होता है? 360 डिग्री बटे n। ये सूत्र हो गया प्रत्येक बाह्य कोण का माप का, 360 डिग्री बटे n। प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करने के लिए बराबर में 360 डिग्री और n का मान कितना दे रखा है? 9 भुजाएं। हमने पहले ही पढ़ा है कि यहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या, तो n की जगह 9 रख देते हैं। अब 9 का 360 में भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, और आगे एक जीरो कितना डिग्री आ जाएगा? 40 डिग्री। ये क्या हो गया इसका आंसर? तो समबाहुभुज जब 9 भुजाओं वाला समबाहुभुज होता है तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना प्राप्त होता है? 40 डिग्री। इसी प्रकार हम कितनी भुजाओं के लिए करें? 15 भुजाओं के लिए, तो आंसर नंबर 2। अब की बार n की जगह कितना रखना है? 15। तो वहीं फॉर्मूला लिखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, जो ऊपर है सेम वैसे की वैसी लाइन लिखनी है नीचे। बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, और बटे में क्या आ जाएगा? n। वही बराबर के नीचे बराबर 360 डिग्री बटे n की जगह कितना रखेंगे अब की बार? 15। तो 360 में भाग लगाएंगे 15 का, तो 15 कम 15, 15 दूना 30, बच गया कितना? 6। आगे से 0 आएगा, 60 हो जाएगा, और 15 चौके 60 कितनी बार कट जाएगा? 24 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। तो जब समबाहुभुज, यदि 15 भुजाओं का कोई समबाहुभुज है तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा? 24 डिग्री। आगे चलें, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 हो? अब की बार देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में n का मान दे रखा था, अब की बार n का मान पूछा है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप दे रखा है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप दे रखा है, और
भुजाओं की संख्या पूछी है, मतलब उल्टा क्वेश्चन पूछा है। तो हम इसका आंसर निकालें तो हमसे दो ही प्रकार के क्वेश्चन कर सकता है, या तो बाह्य कोण का माप पूछ सकता है या फिर भुजाओं की संख्या पूछ सकता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या दे रखी थी, माप पूछ लिया। अब की बार माप दे रखा है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो वही लिखेंगे हम, समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप। तो लिखेंगे समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का, एक का मतलब होता है प्रत्येक, एक का मतलब क्या होता है प्रत्येक। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप लिखो चाहे मान लिखो, बराबर कितना डिग्री दे रखा है 24 डिग्री, ये क्वेश्चन में दे रखा है। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है 24 डिग्री, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, उसकी जगह है फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 360 डिग्री बटे n, और बराबर में कितना दे रखा है 24 डिग्री, बराबर में कितना आ गया 24। लाइन के नीचे हमने फॉर्मूला लिख दिया, बराबर में 24 पहले से दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n का मान निकालेंगे। तो n तो कहाँ चला जाएगा, जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा, और गुणा में जो 24 है वो कहाँ जाएगा नीचे। एक बार हल करें, समीकरण है तो 360 डिग्री बराबर 24 डिग्री गुणा n, ये हमने इसका क्या कर दिया पक्षांतरण, जो भाग में n था वो गुणा में चला गया। अब 360 डिग्री, और अब ये जो 24 गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा भाग में, और बराबर में क्या बच जाएगा n। अब भाग लगाएं तो 24 से कम 24, बच गया कितना 12, और आगे कितना आ जाएगा 0, और कितने बार जाएगा 24 पंजे 120, 15 बार। कितनी बार जाएगा 15 बार। जब 360 में 24 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 15। तो हम लिखेंगे अतः बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी 15 भुजाएं। तो ये था हमारा आंसर नंबर 3। आगे देखते हैं हम। अब यह है क्वेश्चन नंबर 4। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण, पिछले वाले क्वेश्चन में बाह्य कोण दे रखा था, अब की बार क्या दे रखा है अंतःकोण। तो कोई डिफरेंस नहीं है, केवल फॉर्मूला चेंज करना है। अब की बार प्रत्येक अंतःकोण के लिए सेकंड नंबर फॉर्मूला लगेगा। तो हम लिखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर कितना दे रखा है 165 डिग्री। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर कितना दे रखा है 165 डिग्री, ये क्वेश्चन में दे रखा है। लाइन के नीचे हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका n-2, और कोष्ठक के बाहर 180, और बटे में कितना आ जाता है n, और बराबर के उधर हमारे पास कितना दे रखा है 165। अब ये समीकरण है, हमें यहाँ समीकरण से n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है n का। तो वहीं ये जो n भाग में है उसको पहले गुणा में लेकर जाएंगे। तो n-2 गुणा 180 बराबर हो जाएगा 165 गुणा n, जो भाग में था वो कहाँ चला गया गुणा में। अब हमने प्रश्नावली 2 में पढ़ा है कि जो बाहर संख्या होती है, कोष्ठक के बाहर कोई भी संख्या होती है, वो कोष्ठक के अंदर वाली दोनों संख्याओं से क्या होती है गुणा। कोष्ठक के अंदर वाली दोनों संख्याओं से क्या होती है गुणा। तो यहाँ भी 180 कोष्ठक के बाहर है, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 180 को n से गुणा करेंगे तो 180 n आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ गया। 180 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 360, और बराबर में 165 को n से गुणा करेंगे तो 165 n। अब n को एक तरफ लाएंगे, अचर संख्या को एक तरफ लाएंगे। तो इधर पहले से ही 180 n है, ये 165 n इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 165 n, और बराबर में जो 360 इधर माइनस का है उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। 180 में से 165 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 n। 15 n बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। n का मान निकालना है तो 360 है, और बटे में कितना आ जाएगा 15।
अब वहीं जो पिछले हमने 360 में 15 का भाग लगाया तो कितना आया था आंसर 24। कितना आ गया था 24। तो कितनी भुजाएं हो जाएगी 24 भुजाएं। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई हमारे पास से 24। यही क्वेश्चन पूछा था हमसे कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई है n बराबर 24। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ए नंबर, 5वें का ए नंबर। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? कितना डिग्री हो? 22 डिग्री। अब ये संभव होंगे या नहीं होंगे तो इसके बार छोटी सी जानकारी ले लेते हैं हम। कोई समबाहुभुज संभव होगा या फिर नहीं होगा ये डिपेंड करता है n के मान पर। किसके मान पर? n के मान पर। यदि n का मान पूर्ण संख्या हो, n का मान क्या हो? पूर्ण संख्या, मतलब पूरी संख्या होना चाहिए। n का मान पूर्ण संख्या है तब तो समबाहुभुज संभव है, तब तो समबाहुभुज क्या हो जाएगा? संभव। और यदि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, कोई बटे वाली संख्या है या फिर पॉइंट वाली संख्या है, तब संभव नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना समबाहुभुज संभव है या फिर नहीं है ये डिपेंड किस पर है? n पर। n का मान यदि पूर्ण संख्या में है तो समबाहुभुज संभव हो जाएगा। और यदि पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं का मतलब या तो बटे वाली संख्या आ जाए जैसे 5/3 आ जाए, या फिर कोई पॉइंट वाली संख्या आ जाए जैसे 2.14, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो याद रखना हमेशा n का मान यदि पूर्ण संख्या में है तो समबाहुभुज संभव हो जाएगा। तो देखते हैं हम, हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 दे रखा है। तो हम प्रत्येक बाह्य कोण के सूत्र से हल करेंगे। तो लिखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर कितना दे रखा है? 22 डिग्री। अब प्रत्येक बाह्य कोण के मान की जगह है हम लिखेंगे सूत्र। तो सूत्र होता है 360 डिग्री बटे n बराबर में आ जाएगा 22 डिग्री। वहीं पक्षांतरण करेंगे तो 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 22 गुणा n, क्योंकि जो भाग में है वो कहाँ जाएगा? गुणा में। भाग में है वो कहाँ जाएगा? गुणा में। अब 360 डिग्री उधर केवल n रहना चाहिए क्योंकि हमें n का मान निकालना है। ये जो 22 गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा? भाग में। और बराबर में कितना आ जाएगा? n। अब हमें किसका मान निकालना है? n का मान। तो हमें 360 में 22 का भाग लगाएंगे। 360 में 22 का क्या लगाएंगे? भाग। तो एक बार 2 के फाड़े से काट ले तो 360 को 2 के फाड़े से काटोगे तो 180 बचेगा, और 22 को 2 के फाड़े से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। और बराबर में क्या आ गया? n। अब 11 का भाग लगाएंगे 180 में तो 11 एकम 11 बच गया कितना? 7 और 70, फिर 11 छिके 66, फिर पॉइंट, फिर बच जाएगा 4 0, 11 33। तो क्या आंसर आया? 16.3। कितना आया? 16.3। अब 16.3 आया। अभी मैंने बताया कि पॉइंट वाली संख्या आ जाए तो संभव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे? n का मान पूर्ण संख्या में नहीं है। यहाँ n का मान पूर्ण संख्या में नहीं है। n का मान पूर्ण संख्या में नहीं है, अतः समबाहुभुज संभव नहीं है। n का मान पूर्ण संख्या में नहीं है, अतः समबाहुभुज संभव नहीं है। यदि n का मान पूर्ण संख्या में आ जाता तो समबाहुभुज संभव होता। आगे देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर बी है। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? कोण 22 डिग्री। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 22 डिग्री है, वो बाह्य कोण तो नहीं हुआ, लेकिन क्या किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है?
तो अब की बार अंतः कोण का फॉर्मूला लगाकर चेक कर लेंगे। तो लिखेंगे समबाहुभुज के अंतः कोण का मान, समबाहुभुज के अंतः कोण का मान बराबर, फॉर्मूला क्या था हमारा, n-2 गुणा 180 और बटे में कितना, n, यही था फॉर्मूला। या तो फॉर्मूले को इस लाइन के नीचे लिख लो, बराबर में 22 लिख लो, या इधर 22 लिख लो, एक ही बात है, कोई जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही कर लेते हैं। समबाहुभुज के अंतः कोण का मान बराबर हो जाएगा 22 डिग्री, कितना डिग्री, 22 डिग्री। इसके नीचे फॉर्मूला लगा लेते हैं, n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n और बराबर में कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। पक्षांतरण करेंगे तो n-2 गुणा 180 बराबर हो जाएगा 22 गुणा n, क्योंकि जो भाग में है वो कहाँ चला गया, गुणा में। अंदर गुणा करेंगे तो 180n माइनस 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 22n। 180n इधर पहले से हैं, ये 22n इधर आएगा तो माइनस का 22n हो जाएगा। 360 जो माइनस का है उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। 180n में से 22n को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 158n, कितना बचेगा, 158n बराबर 360। n का मान निकालेंगे तो 360 उधर पहले से ही है, ये 158 जो n के साथ में गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब ये 2 के फाड़े से काट देते हैं एक बार, या फिर हमें ऐसे ही पता है कि 360 में 158 का भाग नहीं जाएगा, 360 में 158 का भाग नहीं जाएगा, तो n यहाँ पर भी पूर्ण संख्या में नहीं है, अतः 22 न तो क्या हो जाएगा, समबाहुभुज का बाह्य कोण होगा और न ही अंतः कोण होगा। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम n का मान पूर्ण संख्या में नहीं है, n का मान पूर्ण संख्या में नहीं है, अतः 22 डिग्री किसी भी समबाहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता। अब 22 डिग्री किसी समबाहुभुज का अंतः कोण नहीं होगा तो समबाहुभुज भी संभव नहीं होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी ए नंबर है। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण अंतः कोण संभव है और क्यों। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है, तो जितना छोटा समबाहुभुज बनेगा अंतः कोण भी उतना ही क्या बनेगा, छोटा। जितना छोटा समबाहुभुज होगा अंतः कोण भी उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। और साथ में समबाहुभुज होना चाहिए, तो इस प्रकार का समबाहुभुज होगा। सबसे छोटा समबाहुभुज है त्रिभुज। सबसे छोटा समबाहुभुज कौन है, त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो तीनों भुजाएं बराबर तो कौन से त्रिभुज की होती है, समबाहु त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की होती है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज ही वो समबाहुभुज है जिसके अंतः कोण है वो सबसे छोटे होते हैं। एक बार नाम दे लेते हैं हम इसका, ए बी सी। अब तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तीन भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। हम अंतः कोण की बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में अंतः कोण के लिए पूछा है। अब एक को हम अक्ष नाम दे लेते हैं तो सभी क्या हो जाएंगे, अक्ष। सभी क्या हो जाएंगे, अक्ष, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, बराबर। आगे करें तो हम लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180, क्योंकि सभी को पता होता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। और वैसे हम n के मान से
अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है उससे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का योग बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर लिखेंगे कोण A, अंतः कोण कौन कौन से हो गए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, और बराबर में कितने डिग्री के, 180। तीनों के तीनों कोण है वो मिला के कितने होने चाहिए, 180 डिग्री के। कोण A का मान है x प्लस B का मान भी x प्लस C का मान भी x, और बराबर कितने हो गए, 180। x कितने x हो गए मिला के, 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। हमें x का मान निकालना है, 180 उधर पहले से ही है, जो 3 गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, और कट के कितना आंसर आ जाएगा, 60 डिग्री। तो x का मान कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो सबसे छोटा अंतः कोण कितना हो जाएगा हमारे पास से, 60 डिग्री हो गया। यही पूछा था कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है, तो लिखेंगे 60 डिग्री। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर इसी 6 का B नंबर, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब अंतः कोण जितना छोटा होगा बाह्य कोण भी उतना ही क्या होगा, बड़ा, क्योंकि दोनों मिला के 80 डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे, तो जो एक छोटा होगा तो एक अपने आप ही क्या हो जाएगा, बड़ा। अब छोटा हमने देखा था किस में, समबाहु त्रिभुज में, तो बड़ा भी किस में होगा, समबाहु त्रिभुज में। तो वहीं समबाहु त्रिभुज वापस बनाना है, लेकिन अब की बार अंतः कोण नहीं, कौन से कोण पूछे हैं, बाह्य कोण। तो अब की बार बाह्य कोण से करेंगे। बाह्य कोण में ये तीनों भुजें क्या है इसकी, बराबर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज ही होगा। तो ये हमने डायग्राम बना लिया, ये बाह्य कोण हो गया। अच्छा, इधर बाह्य कोण दोनों एक तरफ ही हो गए, तो ये डायग्राम तो गलत बन गया। फिर ऐसे बना लेते हैं डायरेक्ट, ये बना लिया हमने। तो इसकी तीनों भुजें बराबर है, और ये कोण अक्ष मान लेते हैं, ये भी कोण अक्ष हो जाएगा, और ये भी कोण क्या हो जाएगा, अक्ष, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, अंतः कोण भी बराबर है, तो इसके बाह्य कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर लिख लेना है समबाहु त्रिभुज है, कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। बस इतना याद रखना कि समबाहु त्रिभुज के अंतः कोण बराबर है, तो बाह्य कोण भी क्या होंगे, बराबर। सभी को अक्ष मान लिया। अब सभी का नाम दे देते हैं, A, B और C। एक बार ABC नाम दे दें तो लिखेंगे वहीं त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। अब लिखेंगे वहीं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। वैसे पूरा नाम लिखो आप, तो यहाँ पर आपको कुछ और बिंदु देने होंगे, तब पूरे नाम लिखे जाएंगे। वैसे समझने के लिए हम एक बार लिख लेते हैं, कोण A कोण B कोण C बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। कोण A का मान अक्ष है, B का मान अक्ष है, C का मान भी क्या है, अक्ष, और बराबर कितना हो गया, 360। 3 अक्ष हो गए, मिला के कितने हो जाएंगे, 3 अक्ष, और बराबर में 360 डिग्री। हमें x का मान निकालना है, तो 360 डिग्री इधर पहले से ही है, 3 जो भाग में है वो गुणा में है, वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, और कट के कितना आ जाएगा, जब 360 में आप 3 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो अधिक से अधिक बाह्य कोण कितना संभव है, 120 डिग्री। और कम से कम अंतः कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और 60 और 20 120 मिला के हमें भी पता है कितना होता है,
80 डिग्री। तो अंतः कोण जितना छोटा होगा बाह्य कोण उतना ही क्या होगा, बड़ा। जितना अंतः कोण छोटा होगा बाह्य कोण उतना ही क्या हो जाएगा, बड़ा। तो एक का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री और एक का हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 3.1 और 3.2। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रश्नावली 3.3 और प्रश्नावली 3.4। जो भी है जितना होगा उतना हम आगे वाली प्रश्नावली में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।